बेटा चेक करिए, आवाज आ रही है क्या? बेटा चेक करिए, आवाज आ रही है? चेक करिए, आवाज आ रही है? जल्दी बताइए। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट कर दिया अगले साल के लिए? पढ़ रहे हो? ये हाँ ना तो बोलो, पहले ये बताओ आवाज आ रही है? आज क्या था बेटा, एमडी सर किसी वजह से मतलब उनको शायद हॉस्पिटल में दिखाना था मदर को, इस वजह से वो अनअवेलेबल थे, तो क्लास मैंने लगा ली। लेकिन टाइम वही रखा है, ऐसा बदला नहीं है। इसका मतलब आपकी 6 दिन क्लास हुआ करेगी, नेक्स्ट वीक में भी मेरी होगी, और नेक्स्ट वीक में हम आपको सेल साइकिल वाला चैप्टर कराएंगे पूरा। यस। पहले मुझे बताओ कि आ रही है आवाज? दूसरा, मिसमैच नहीं है बेटा, मिसमैच कैसे हो सकता है? यस। दूसरा सवाल ये है, नेक्स्ट ईयर के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया प्रॉपरली कि कुछ अभी सोच रहे हो? कुछ बच्चे सेल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं इस वीक में, अभी आज ये करा रहे हैं, फिर इसके बाद क्या रह जाएगा हमारे पास शायद प्लास्टिड बचेगा, और हमारे पास क्या बचेगा, साइटोस्केलेटल और न्यूक्लियस, और शायद ये तो 3 क्लास लगेगी, तो उसके बाद भी 3 क्लास बचेगी। तो इसका मतलब हम लोग सेल साइकिल वाला चैप्टर आधे से ज्यादा तो आराम से कर ले जाएंगे। यस। हाँ, कह रहा है आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, लपेट दूं पूरा? पढ़ तो ले, ध्यान से पढ़। और मैं स्टार्टिंग का पहला चैप्टर स्लो स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें समझानी है मुझे, बहुत बेसिक से। एक बार पहला चैप्टर होता है, दूसरा होता है, उसके बाद थोड़ा पेस आता है सही से। एक लिख रहा है सर, काका जी आप मेरे इंस्टा पर हैं। अच्छा, काका जी कौन है ये? हाँ भाई, स्टार्ट करें? चलें भाई? अनुपम मांझा भाई। टाटा का होमवर्क कहाँ मिलता है, मतलब क्या हुआ? टेस्ट सिलेबस पता होगा बेटा, यही आ रहा है, चैप्टर जितना कराएंगे उतना ही आएगा। जल्दी बताओ। चलें आगे, जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। चलो, लास्ट हमने बेटा गॉल्जी ऑपरेटर्स तक पढ़ा था। गॉल्जी में लिख कर दूंगा अभी, पहले रुक जा। हाँ भाई, पहले तुझे क्या करना है? मैं दिख रहा हूं नहीं दिख रहा हूं, पहले बता। मैं दिख रहा हूं ना? जहाज जो मैं कराऊंगा वो आएगा, टेस्ट में आ सकता है। वॉइस की प्रॉब्लम है, एक बार ये माइक ठीक कर ले। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार चैट में यस लिख दो, स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार चैट में यस लिख दो, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। चैट में यस लिख दो, स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी करो, जल्दी जल्दी, फास्ट, एकदम फास्ट, जल्दी जल्दी से यस लिखो, स्टार्ट करेंगे। हमने क्या पढ़ना है? गॉल्जी ऑपरेटर्स लास्ट पढ़ाया था। एक काम करेंगे, फटाफट से गॉल्जी ऑपरेटर्स एनसीईआरटी खोल के रीड करेंगे। जिस मक्कार बच्चे के पास एनसीईआरटी अभी नहीं है, पिटाई कर दूंगा। जल्दी से एनसीईआरटी खोल और अपना रीड कर। जल्दी से बेटा, गॉल्जी ऑपरेटर्स रीड करना हमने। जल्दी जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ला रहे हैं बेटा, थोड़ा सा ये सब में फंस गए ना, ये देख रहे हो तुम क्या चल रहा है ना? हाँ, वॉइस ठीक है? वॉइस ओके? उद्देश्य बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? मोस्ट प्रोबेबली कल से या परसों से उसको रिज्यूम कर रहे हैं वापसी। उसमें मैं कराऊंगा बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, 3 लेक्चर मैक्सिमम, और उसमें बढ़िया कंटेंट देंगे, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। यस, ठीक, चले। सिलेबस कैसे पता होगा? चलो टेलीग्राम पे डलवाते हैं आज भी, एक बार मैं जरा सिलेबस कैसे पता होगा ये पता कर लो। वॉइस मिसमैच नहीं है बेटा। आ, बेटा लास्ट वाली जो टेस्ट सीरीज थी उसमें एरर थे, तो इस बार तो हमें कुछ बदलना भी पड़ेगा चीजों में, और सबसे ज्यादा जरूरी होगा बेटा उसके वीडियो सोल्यूशन मिले आपको, उसका अरेंजमेंट हम लोग कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मुझे बताओ कौन सा लेक्चर है, 7 है 8 है? लेक्चर नंबर 7 या 8?
बेटा आज जितना मैं पढ़ाऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह यहां तक आ जाएगा, ईआर, गोल्जी बॉडी, ये सिलेबस। पहले सुन ध्यान से, सेल मेम्ब्रेन आएगा, सेल वॉल आएगा, प्रोकैरियोटिक सेल आएगा, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, गोल्जी अपरेटस आएगा, लाइसोसोम आ सकता है, ये सारी चीजें आ सकती है। स्टार्ट कर पढ़ना, आ जा। सबसे पहले मैं तुझे डायग्राम दिखा रहा हूं और मैं उसके थ्रू लाइसोसोम पढ़ाने जा रहा हूं। हेडिंग डाल ले अपनी कॉपी में लाइसोसोम, पहले डायग्राम देख, बनाना नहीं है, सिर्फ समझना है। पूरा पूरा फोकस मेरी तरफ कर, कोई इधर उधर की बात नहीं करेगा, सिर्फ मेरी तरफ देखेगा। और कोई चैट में फर्जी टाइप की बात करेगा, मैं उसकी पिटाई कर दूंगा, है ना। पिटाई करने का मतलब है उसका एक्सेस ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। कितने बजे से टेस्ट होगा बेटा? जो टाइमिंग होती है टेस्ट की, करें स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। देख बेटा मेरी तरफ देख, ये हमने क्या बनाई है। सबसे पहले हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? लाइसोसोम पढ़ रहे हैं। हेडिंग डाल लो, टॉपिक हम लाइसोसोम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में सारा कुछ बताऊंगा। पर सबसे पहले ये डायग्राम है, इसके थ्रू चलते हैं हम लोग, ताकि चीजें क्लियरली आपको समझ में आए। ठीक है, मेरी तरफ देखो ध्यान से। ये मेरे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस दिख रहा है तेरे को? ये न्यूक्लियस है। ये मेरे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये मेरे पास गोल्जी अपरेटस है ये। ठीक है, क्लियर है? अब जरा देख ध्यान से, ये ईआर है, यहां से एक वेसिकल निकला और इसमें मेरे पास क्या है? कुछ एंजाइम्स हैं। ये जाकर यहां फ्यूज कर जाएगा, फिर यहां से एक वेसिकल निकलेगा, ये वाला वेसिकल निकला, ये यहां से निकला। होता क्या है बेटा कि जो ये ट्रांस फेज है गोल्जी अपरेटस का, ट्रांस, आपको पता है ये गोल्जी अपरेटस है। तो जो गोल्जी अपरेटस है हमारे पास, ये मैं गोल्जी अपरेटस लिख भी देता हूं। तो गोल्जी अपरेटस का ये कौन सा फेज है? ट्रांस। तो ट्रांस फेज से एक वेसिकल निकलता है जिसके अंदर काफी सारे एंजाइम होते हैं डाइजेशन वाले, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइसोसोम बोलते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझो व्हाट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम, जोम शब्द का क्या मतलब होता है? जैसे आपको पता नहीं हो शायद, अगर मैं लिखता हूं लाइसो, लाइसो का मतलब होता है लाइसिस, लाइसिस मतलब तोड़ना। जोम का मतलब होता है बॉडी, एक ऐसी बॉडी जो किसी चीज को डाइजेस्ट या तोड़ सके, उसको लाइसोसोम कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है? ये वाली बात समझ में आ गई? तो आपको ये समझना है कि देखो बेटा ये ईआर है, ईआर से ये निकला वेसिकल, ये वेसिकल यहां गया और मॉडिफाई होके एक और वेसिकल बना जिसके अंदर ये एंजाइम है। इस वेसिकल का नाम लाइसोसोम है। और ऐसा लाइसोसोम जो गोल्जी अपरेटस से निकलता है, ये लाइसोसोम, इसको हम नाम देंगे प्राइमरी लाइसोसोम। इसके अंदर एंजाइम होता है। इसके अंदर क्या होता है? एंजाइम होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसके अंदर कौन से एंजाइम होते हैं? जो डाइजेशन करेंगे। यस, क्या कर सकते हैं? चीज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक डाउट है? ठीक है, आइए। अब क्या हुआ बेटा, बाहर से कोई खाने की चीज अंदर आ रही है, तो बाहर से जब चीज अंदर आती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सर एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। उसकी वजह से ये बन गया फूड वैक्यूल। क्या बन गया बेटा? फूड वैक्यूल बन गया। मतलब अंदर कोई खाने की चीज आई सेल में, उसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस, ये फूड वैक्यूल बन गया। ये फूड वैक्यूल जाकर इस लाइसोसोम के साथ फ्यूज कर जाएगा। मतलब अगर आपसे मैं पूछूं, लाइसोसोम में मेरे पास एंजाइम होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं? एंजाइम। इस एंजाइम का काम है चीज को डाइजेस्ट करना। अब ये डाइजेस्ट कैसे करेगा? लाइसोसोम ऐसे फट जाएगा? नहीं, लाइसोसोम जाकर किसी फूड वैक्यूल से फ्यूज कर जाएगा। तो ये जो फूड वैक्यूल है इसके साथ ये फ्यूज कर गया। फ्यूज करने के बाद हमारे पास जो लाइसोसोम आया जिसमें डाइजेशन चल रहा है, क्या चल रहा है? डाइजेशन चल रहा है। इस वाले लाइसोसोम को हम नाम देते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या नाम देंगे बेटा इसको? सेकेंडरी लाइसोसोम नाम देंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये फूड वैक्यूल, ये और ये आपस में क्या कर गए? फ्यूज कर गए, एक सिंगल वैक्यूल बन गया। इसमें ये जो खाने की चीज है ना, इसका डाइजेशन चल रहा है। क्या चल रहा है? डाइजेशन। तो सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है। यस। अब जब डाइजेशन हो गया चीज का, अब डाइजेशन जब हो गया तो वो मेरे पास क्या करेगी? चीज बाहर चली जाएगी डाइजेस्ट होके ऐसे, और इसके अंदर वो एंजाइम जो यूज हो चुके वो रह जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये वाला लाइसोसोम कहलाएगा टर्शरी लाइसोसोम।
टर्शरी लाइसोसोम में क्या हो चुका है, डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, तो डाइजेस्टेड चीज बाहर निकल जाएगी मेम्ब्रेन से और एंजाइम यहां रह जाएंगे। इसको हम कहते हैं रेसिडुअल बॉडी। क्या बोलते हैं, रेसिडुअल बॉडी। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो गोल्जी से लाइसोसोम निकलता है वो कौन सा होता है, प्राइमरी। उसके साथ ये फूड वैक्यूल फ्यूज करके सेकेंडरी, यहां डाइजेशन चल रहा है। डाइजेशन के बाद जो लाइसोसोम होता है उसे टर्शरी बोलते हैं। यस और नो, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं, बताओ बेटा। उसको हम टर्शरी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, टर्शरी। क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझनी पड़ेगी बेटा, यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि कुछ लाइसोसोम, देखो ध्यान से, कुछ लाइसोसोम यहां पर आकर पुरानी ओल्ड ऑर्गेनल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। पुराना कोई माइटोकॉन्ड्रिया, देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया पुराना है, बूढ़ा हो गया है, खराब हो गया है, अब इसको क्या है, सेल के अंदर ये काम नहीं कर पा रहा है, तो क्या करें, इसको तोड़ दें। इसको तोड़ के डाइजेस्ट करने वाले लाइसोसोम का नाम होता है ऑटो, ऑटोफेजी। ऑटो का क्या मतलब होता है, खुद का। फेजी का मतलब होता है निगलना। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और फेजी का मतलब होता है निगलना। तो खुद की चीज को निगलने को हम कहते हैं ऑटोफेजी लाइसोसोम। क्या बोलते हैं बेटा, ऑटोफेजी लाइसोसोम का हम नाम देते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। तो मैं यहां पर फिर बोल रहा हूं, ये जो लाइसोसोम बना ये प्राइमरी है, इसमें एंजाइम है, इससे ये फूड वैक्यूल फ्यूज किया सेकेंडरी, डाइजेशन पूरा हुआ टर्शरी। कुछ प्राइमरी लाइसोसोम ऑर्गेनल को डाइजेस्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको ऑटोफेजी नाम देते हैं। तो हम जरा लाइसोसोम के बारे में क्या क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना। लाइसोसोम क्या होता है बेटा, वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर होता है, वेसिकल टाइप मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड। सर डायग्राम बनाना है, हाँ बनाना भी दिखा रहा हूं। मेम्ब्रेन से बना हुआ स्ट्रक्चर है, यस और नो, ठीक है। दूसरी चीज, ये किससे डिराइव होता है, कहां से आता है, डिराइव फ्रॉम गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस से आता है। कब आता है भाई, कब आता है, ड्यूरिंग फाइनल पैकेजिंग। जब फाइनल पैकेजिंग हो रही थी तब आता है, ऐसे वैसे नहीं आता, जब पैकेजिंग फाइनल हो रही थी तब आता है। इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जो किस पे काम करते हैं, एक्ट एज एसिडिक पीएच। अब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। मेरी तरफ देखेंगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा सारे बच्चों को। यहां ये NH2 है, ये C है, ये H है और ये R ग्रुप है। यहां मैंने C लिख दिया, यहां डबल बॉन्ड O लिख दिया, यहां N लिख दिया, H लिख दिया। ध्यान से जो बच्चा देखेगा उसको समझ में आ जाएगा एक बार में। ध्यान से सुने बेटा, यहां COH लिख दिया। ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है। ये क्या है बेटा, ये एक अमीनो एसिड है और ये भी एक अमीनो एसिड है। ध्यान से सुनना, आपको समझ में आएगा। ये दो अमीनो एसिड लिख दिए मैंने, इनके बीच में ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसको पेप्टाइड बॉन्ड कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। अब मान लो मुझे इसको तोड़ना है बॉन्ड को, तो मुझे एंजाइम चाहिए। मुझे इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए बेटा, ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, मुझे एंजाइम चाहिए। एंजाइम का नाम हो सकता है प्रोटीएज हो, जो बॉन्ड को तोड़े, पर उसके साथ मुझे पानी भी चाहिए। हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन से एंजाइम होते हैं बेटा, मैं रिपीट करूंगा। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, लाइटिक का मतलब तोड़ना। तो ऐसे एंजाइम जो पानी की प्रेजेंस में बॉन्ड तोड़े, ध्यान से समझ, इस अमीनो एसिड और इस अमीनो एसिड के ये इसकी कार्बन है, इस अमीनो एसिड की ये कार्बन है, इस अमीनो एसिड की ये नाइट्रोजन है, इसके बीच में जो बॉन्ड है वो पेप्टाइड बॉन्ड है। इस पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए पानी चाहिए। यस यस, मेरी बात समझ पा रहे हो। और जब ये बॉन्ड टूट जाएगा, जब ये बॉन्ड टूट जाएगा, NH2C, क्लियर है, H, यहां R2,
ठीक है, यहां मैंने C डबल बॉन्ड O लिख दिया। ऐसे ही मैंने क्या करा बेटा, ऐसे ही मैंने क्या करा, CHCOH और यहां लिख दिया R1। यहां मैंने क्या लिख दिया, NH लिख दिया। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं क्या करने वाला हूं, मेरी बात सुन। जब पानी देते हैं तो उससे OH और H मिलता है, तो यहां OH जुड़ गया और यहां H जुड़ गया, तो बॉन्ड टूट गया कि नहीं? ये वाला बॉन्ड टूट गया। देख बेटा ध्यान से, पानी का OH यहां आ गया और पानी का H यहां आ गया। यस, तो 2 अमीनो एसिड बन गए। तो व्हाट आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम? ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन से होते हैं कि ये अमीनो एसिड का, बेटा कुछ बच्चों को हो सकता है जो इवन 11th वाले भी बैच ज्वाइन कर लेते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होते हैं? ये वो एंजाइम होते हैं जो 2 अमीनो एसिड या 2 शुगर या किसी 2 चीजों के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ते हैं। बॉन्ड तोड़ने के लिए पानी देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है बेटा? पानी देना पड़ता है। पानी डालने से अगर बॉन्ड टूटे, उस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोलिसिस। क्लियर है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि लाइसोसोम क्या है, तो आप कहोगे लाइसोसोम एक ऐसी ऑर्गेनल है सेल के अंदर। पहली बात तो वो मेम्ब्रेन की बनी हुई है, वेसिकल जैसी है। दूसरी बात, उसमें एक से ज्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम का एक और नाम हाइड्रोलेजिस होता है। क्या नाम होता है? हाइड्रोलेजिस होता है। ठीक है, ये एंजाइम एसिडिक पीएच पे काम करते हैं और इनको पानी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? रिक्वायर वाटर टू ब्रेक बॉन्ड। तुम्हारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में जितने भी एंजाइम हैं, उन सबको हाइड्रोलेजिस कहते हैं, पर वो इंटेस्टाइन में काम करते हैं। मेरी बात समझ ध्यान से, अगर तुझे मेरी बात समझ में आए। इंटेस्टाइन एक पाइप है, उसमें काम करते हैं, सेल के बाहर काम करते हैं। पर लाइसोसोम क्या है? वो सेल के अंदर काम कर रहा है। तो मैंने यहां पर यह सीखा बेटा, मैंने यहां पर यह सीखा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक ऐसी ऑर्गेनल होती है जिसके अंदर एंजाइम भरे रहते हैं। कौन से? हाइड्रोलेज, डाइजेशन वाले। ये एंजाइम काफी सारी चीजों का डाइजेशन कर सकते हैं। इन एंजाइम्स में कॉमन बात पाई जाती है, कॉमन बात पाई जाती है, सुनना ध्यान से, मैं लिख रहा हूं यहां पर एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलेजिस। इन सभी एंजाइम में कॉमन बात पाई जाती है कि ये क्या करते हैं? पानी की प्रेजेंस में बॉन्ड को तोड़ते हैं। जैसे मान लो अगर कोई कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करे तो उसका नाम होगा कार्बोहाइड्रेट एज, है ना? मतलब कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीएज, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला लाइपेज, डीएनए आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला न्यूक्लिएजिस। यस और नो? तो हाइड्रोलेजिस क्या है? ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। ये एक उदाहरण से समझाया, जब ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो OH और H एंड करेंगे, मतलब पानी चाहिए। यस, और जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है किसके अंदर? किसके अंदर की बात हो रही है बेटा? लाइसोसोम के। तो जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो कौन सी पीएच पे काम करते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन सी पीएच पे काम करते हैं? एक्ट एज एसिडिक पीएच। इसका मतलब अंदर पीएच क्या होती है लाइसोसोम में? एसिडिक। कोई डाउट है? मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए। लाइसोसोम में भी पानी होगा बेटा। मुझे एक चीज बता, सिर्फ एसिड थोड़ी होगा, एसिड और पानी मिला के होगा ना, पीएच उसकी लो आएगी। विराट बेटा मैंने क्या समझाया समझ ध्यान से, मैंने क्या समझाया, मैंने फिर रिपीट करता हूं। तुमने लाइसोसोम वर्ड समझ लिया। लाइसोसोम, लाइसो का मतलब होता है लाइसिस, लाइसिस मतलब तोड़ना, जोम का मतलब होता है बॉडी। तो किसी भी प्लांट और एनिमल सेल में एक ऐसा वेसिकल क्या बना हुआ स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम, एक नहीं बहुत सारे टाइप के एंजाइम मिलते हैं। उन सब एंजाइम की कॉमन प्रॉपर्टी है, दे आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक मतलब वो पानी की प्रेजेंस में बॉन्ड को तोड़ते हैं। क्लियर है? उन्हें एक और नाम देते हैं हाइड्रोलेजिस। ठीक है, वो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं और पानी की प्रेजेंस में बॉन्ड तोड़ते हैं। ऐसे हाइड्रोलेजिस कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने वाले, प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले, लिपिड डाइजेस्ट करने वाले, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट करने वाले। यहां तक समझ में आ रहा है? ये पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अच्छा, क्या हमारे पास हाइड्रोलेजिस सिर्फ लाइसोसोम में होते? नहीं,
तुम्हारी एलिमेंट्री कैनाल में जो भी डाइजेशन करता है वो सारे हाइड्रोलेसिस होते हैं। पर मैं तेरे से एक बात जानना चाहता हूं, मेरे मुंह में जो सलाइवा है उसका पीएच कितना है? 6.8, ठीक है, एसिड हाइड्रोलेज हो गया। स्टमक की पीएच क्या है? सर स्टमक की है हमारे पास 2, एसिड हाइड्रोलेज हो गया। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक पीएच होती है, एसिडिक नहीं होती। तो स्मॉल इंटेस्टाइन वाले जो होंगे वो एसिड हाइड्रोलेसिस नहीं होंगे। तो एसिड देखो, हाइड्रोलेसिस क्या होता है? एक ऐसा एंजाइम जो चीज को तोड़े पानी की प्रेजेंस में। हाइड्रोलेसिस 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक एसिडिक कंडीशन में काम करने वाले, या न्यूट्रल या बेसिक में, 3 तरह के मान लो। लेकिन जो सेल के अंदर लाइसोसोम मिलता है उसमें कौन से हाइड्रोलेसिस मिलते हैं? सर उसमें हमारे पास मिलते हैं एसिड हाइड्रोलेसिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ जल्दी से। सोमेन बेटा, वॉइस मिसमैच है, मैं एक बार जरा इसके लिए बात कर लेता हूं, व्हाई दिस इज हैपनिंग, है ना। लिख लिया बेटा? नोट करो। लिख लिया? जल्दी बताओ। लिख लिया? स्मॉल इंटेस्टाइन में सेल नहीं होता भाई, मेरी बात सुन ध्यान से, देख मेरी बात सुन। ये मान ले स्मॉल इंटेस्टाइन का पाइप है, सेल इसकी दीवारों में है, सही है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन सेल के बाहर होता है, एंजाइम दोनों जगह काम कर सकता है, वहां सेल के बाहर हो रहा है। लाइसोसोम कहां डाइजेशन कर रहा है? सेल के अंदर डाइजेशन कर रहा है। समझ आया नहीं आया? जल्दी नोट कर। देख तेरे को डायग्राम भी बनाना है, नोट भी करना है, मैं टाइम दे रहा हूं, पर मैं एक बार ये बता दूं, देख तेरे पहले ये लिख ले, फिर मैं डायग्राम के लिए टाइम दे रहा हूं, फिर मैं जल्दी से बाकी चीजें लिखूंगा। मोहित बर्मन, नींद आ रही है तो बेटा सोना चाहिए ना, नींद आने पे सोता क्यों नहीं है बेटा? सो जा, और फिर पता है क्या होगा, जैसे हमने कछुए और उसकी कहानी सुनाई थी, कभी ना कभी आपने बचपन में भी सुनी होगी, कछुआ और खरगोश की। खरगोश जो होता है वो सोचता है मैं बहुत फास्ट हूं, वो थोड़ा दौड़ता है और फिर सो जाता है, फिर धीरे धीरे कछुआ जीत जाता है। तो कहानियां सच होती हैं बेटा, चाहे आपकी हो चाहे मेरी हो। यस, कहानी बार बार सुनी, उसका लाइव भी देख सकते हो। शिवम सिंह, एक चैप्टर होने दे, फिर उस पर डिस्कस करेंगे, शॉर्ट नोट और तेरे का सारा। यहाँ पे नोट कर, पहले ये वाला डायग्राम बना, देख भाई, ये हो गया लिखा हुआ, इसको लिख लो। आपको समय दे दिया, मैं 10-5 सेकंड और दे देता हूं, उसके बाद मैं आपको फटाफट से नेक्स्ट स्लाइड दिखा रहा हूं, उसको लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, है ना। जल्दी फास्ट। बच्चे आज एमडी सर की क्लास थी, बोला तो ना मैंने आपको, और कल टेलीग्राम पे वॉइस मैसेज प्रॉपर डाला, आप लोग देखते ही नहीं ना, सुनते हो मेरी बातें बिल्कुल भी, ठीक है। और नेक्स्ट वीक में मंडे से सैटरडे मेरी क्लास है बच्चे, सेल साइकिल स्टार्ट होके खत्म, आधा खत्म हो जाएगा जरूर से। ये वाला बना लो अब जल्दी से, बाकी जो नहीं लिख पाया वो उससे लिखेंगे, नोट से टेलीग्राम पे जाएगा। जल्दी करो बेटा। हो गया?
ठीक है, नेक्स्ट चलो, ये वाला डायग्राम बना लिया। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं। सबसे पहले लाइसोसोम की टाइप कौन कौन सी होती है बता। सबसे पहला मैंने बनाया था प्राइमरी, ये कहां से आता है? डिराइव फ्रॉम गोल्जी। ये कहां से आता है? गोल्जी अपरेटस से। यस और नो? इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होते हैं? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्टिव स्टेट में है। वो हो गया प्राइमरी। फिर हमारे पास है सेकेंडरी लाइसोसोम। एक तो प्राइमरी हो गया, फिर सेकेंडरी। सेकेंडरी कौन सा होता है बेटा? जिसमें डाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डाइजेशन अकरिंग। यस, डाइजेशन अकरिंग, सही है। तीसरा, वो लाइसोसोम जिसमें डाइजेशन कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया? डाइजेशन कंप्लीट हो गया है। यस, और इसको एक और नाम देते हैं रेसिडुअल बॉडी। ठीक है। ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब होता है कि ये क्या करेगा? डाइजेस्ट ओल्ड ऑर्गेनल। ओल्ड पुरानी ऑर्गेनल को डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपसे कोई कहे कि लाइसोसोम का रोल बताओ, तो सबसे पहला रोल है इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है सेल के अंदर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन किसका? किसका डाइजेशन कर रहे हैं? फूड वैक्यूल का, ऑफ फूड पार्टिकल। जो सेल के अंदर फूड पार्टिकल आया उसके डाइजेशन को करना, ये पहला रोल है। यस, ये पहला रोल है। दूसरा रोल बेटा हमारे पास है रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड ऑर्गेनल। रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड ऑर्गेनल, पुरानी ऑर्गेनल की रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब होता है वो खराब हो गई, उसको तोड़ के खत्म करो, नहीं बनेगी बाद में। तो रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड ऑर्गेनल कौन करता है? लाइसोसोम करता है। इन दोनों काम में मुझे सेल के अंदर एंजाइम की आवश्यकता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लो आपके घर पे एप्पल रखे हुए हैं, एक छोटा एक बड़ा है, सब एप्पल ही है। तो एप्पल अलग अलग टाइप के दिख रहे हैं ना आपको, मॉर्फोलॉजी अलग अलग दिख रही है। ऐसे ही सेल के अंदर लाइसोसोम की मॉर्फोलॉजी अलग अलग दिख रही है। मॉर्फोलॉजी मतलब अलग अलग टाइप का, एक प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, ऑटोफेजी है, अलग अलग टाइप का है। तो यहां पर जो पहला नोट आएगा, पहला नोट ये आएगा कि जो लाइसोसोम है बेटा, लाइसोसोम हैव मैनी टाइप इन मॉर्फोलॉजी। मैनी टाइप इन मॉर्फोलॉजी, इसीलिए हम कहते हैं कि दे शो पॉलीमॉर्फिज्म। वो क्या शो कर रहा है? पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? पॉलीमॉर्फिज्म। तो लाइसोसोम क्या है बेटा? कई तरह की मॉर्फोलॉजी शो करता है। मॉर्फोलॉजी मतलब कई तरह का स्ट्रक्चर शो करता है। तो कई तरह का स्ट्रक्चर शो करने को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म। एक बार मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था तो मैंने बच्चों से पूछा कि यार लाइसोसोम में तो एंजाइम होते हैं बहुत सारे, ठीक है, क्या लाइसोसोम से भी ज्यादा एंजाइम किसी ऑर्गेनल में होते हैं? यदि आपसे कोई पूछे कि नेम वन ऑर्गेनल जिसमें जिसमें लाइसोसोम से भी ज्यादा एंजाइम होते हैं, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि नीट में एक मतलब एक स्टेट एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा था, विच हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ एंजाइम। उसमें दो ऑप्शन थे, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं, तो उसमें एंजाइम क्या होते हैं? लाइसोसोम से भी ज्यादा होते हैं। तो इसे हम नोट में लिख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया हैव एंजाइम्स नंबर ग्रेटर देन लाइसोसोम। लाइसोसोम। यहां तक कोई डाउट है? पहले बताओ, यहां तक कोई डाउट है? अनुज मैं ट्राई करता हूं उसके लिए बेटा कुछ ना कुछ। क्लियर है बेटा? सही है, तो नोट कर लो इसको। हमने लाइसोसोम पढ़ लिया, एक बार एनसीईआरटी देख के अब हम वैक्यूल वाला टॉपिक पढ़ेंगे, फिर माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम पे जा रहे हैं। जल्दी करना बेटा, फास्ट थोड़ा सा, जल्दी जल्दी फास्ट। एक ही चीज को मैं 4 बार रिपीट करता हूं तब भी तुम्हें नहीं आती है तो कैसे होगा बच्चे? पहला नोट ये कह रहा है, मेरी बात सुन ध्यान से, मैंने क्या एग्जांपल दिया?
मैंने एग्जांपल दिया कि तेरे पास एप्पल है, एक का साइज बड़ा, एक का छोटा, एक का कलर हल्का सा ज्यादा लाल है, एक का थोड़ा कम लाल है। तो एप्पल में एक से ज्यादा मॉर्फोलॉजी है ना, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी स्ट्रक्चर। ऐसे लाइसोसोम में भी क्या होता है, एक से ज्यादा टाइप के दिख पता चलते हैं कि एक में डाइजेशन चल रहा है, एक में नहीं चल रहा है, एक में डाइजेशन हो चुका है, एक ऑर्गेनल को तोड़ रहा है। इसे कहते हैं पॉली। पॉली मतलब एक से ज्यादा। मॉर्फिज्म समझ में आ गया? यस, नोट कर लिया? जल्दी बताओ, नोट कर लिया? जल्दी जल्दी फास्ट। डायग्राम वाली साइड रिपीट कर दीजिए। ले बेटा देख, इधर देख ध्यान से। सबसे पहले ये देख, ये ईआर है, ये गोल्जी है। गोल्जी में से ये लाइसोसोम निकला प्राइमरी, इसके साथ फूड वैक्यूल फ्यूज किया, डाइजेशन हो रहा है सेकेंडरी। डाइजेशन हो चुका है, चीज बाहर जा रही है डाइजेस्ट वाली, टर्शरी। तो इसमें एंजाइम है, एक्टिव है, यहां काम कर रहे हैं, और यहां काम उनका खत्म हो चुका है। ये वो लाइसोसोम है जो इसको डाइजेस्ट करता है, पुरानी ऑर्गेनल को, बूढ़ी ऑर्गेनल को। दैट इज ऑटोफेजी। ठीक है, अब बनाओ जल्दी से। पहले के नोट्स चल जाएंगे, यहां चल जाएंगे, कुछ नया मिले ऐड कर ले बस। चलेगा क्यों नहीं? सब चल जाएगा बेटा। पॉइंट ये नंबर आना चाहिए। अब हो गया? चलो ये लाइन पढ़ो। देखो एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड समझ में आता है? मेम्ब्रेन का बना हुआ। कैसा स्ट्रक्चर है? वेसिकल जैसा। कैसे बनेगा? बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग। जब एक फाइनल पैकेजिंग हुई है तब बना है। किसमें से पैकेजिंग हुई है? गोल्जी से। अब ये कह रहा आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल, मतलब किसी एक लाइसोसोम को ले लो, फाउंड टू बी वेरी रिच, बहुत ज्यादा, ऑल टाइप। देख रहे हो, एक टाइप नहीं, ऑल टाइप। यहां पे ध्यान देने वाली बात ये ऑल। कितने टाइप के? ऑल टाइप के। ऑल टाइप के मेरे पास क्या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, उन्हें हम नाम देते हैं हाइड्रोलेजेस, प्रोटीएज, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेजेस, है ना, ये सब। और ये कौन सी पीएच पे काम करते? एसिडिक पीएच। ऑप्टिमम का क्या मतलब होता है? सबसे ज्यादा काम करते हैं एसिडिक पीएच पे। और ये एंजाइम कैपेबल हैं, क्या कर सकते हैं? किसको डाइजेस्ट कर सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकते हैं, प्रोटीन को तोड़ सकते हैं, लिपिड को तोड़ सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड को। अब देखो यहां पर इसने 3 ही एंजाइम लिखे हैं, पर चीज 4 लिखी है, तो इसका मतलब यहां पर न्यूक्लियस भी लिखा होना चाहिए। यहां पर क्या है बेटा? न्यूक्लियस भी लिखा होना चाहिए। यस, ठीक है, आगे चलेंगे। एक कह रहा नो वॉइस प्लीज चेक। आ रही आवाज भाई, है ना? ये वाला क्वेश्चन करके देखें क्या बन रहा है तुमसे। क्वेश्चन करो जल्दी से। ए, पढ़ते तो हो नहीं तुम, नालायक हो ना। डी आएगा, पूरा पढ़ तो लो। एसिडिक पीएच और इंट्रासेलुलर, मतलब एक्टिव कब होंगे? सेल के अंदर है, और एसिडिक पीएच पे डी आएगा। पढ़ना मत ध्यान से दोस्तों। यस, ठीक है, वैक्यूल पढ़ रहे हैं। किस किस बच्चे को वैक्यूल और वेसिकल में फर्क पता है? पहले देख लो ध्यान से, ध्यान से देखना, आपको 1 मिनट में समझ में आएगा। ये कोई सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये ईआर है, ठीक है। ये आपके पास गोल्जी बॉडी है, ठीक। ध्यान से देखना, देखो ये इससे वेसिकल बना है, ये यहां गया, ये गया, तो ये वेसिकल है। दिस इज वेसिकल। वेसिकल सेल से बाहर जा सकता है और वेसिकल अंदर रह सकता है।
ER से वेसिकल गोल्जी पे आ सकता है। बहुत सारे बच्चों को मैं जैसे ऑफलाइन में पढ़ाता हूं तो बच्चे पूछते हैं सर वेसिकल और लाइस और वैक्यूल में क्या फर्क होता है। टॉपिक हम वैक्यूल पढ़ने जा रहे हैं। तो वेसिकल अगर आप ध्यान से देखो ना, ER से निकला गोल्जी पे चला गया, गोल्जी से निकला बाहर चला गया, या वो लाइसोसोम बन गया। तो वेसिकल नॉर्मली क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चीजों का ट्रांसपोर्ट करता है। ऐसे ही मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, उसको वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल में कहीं कोई कोई चीज भरी होती है, जैसे इसमें मान लो हो सकता है, इसमें हो सकता है पानी भरा हो, ये वैक्यूल हो गया। या कोई और वैक्यूल है, उसमें कोई और चीज हो सकती है, ऐसे वेस्ट हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखो, साइटोप्लाज्म में वैक्यूल भी मेम्ब्रेन का बना हुआ है, ऐसे ये भी मेम्ब्रेन का बना हुआ है। देखने में ये और ये एक जैसे दिखते हैं, पर फर्क क्या है कि वेसिकल का काम यहां से चीज यहां ट्रांसपोर्ट करना है, या उस चीज को बाहर ट्रांसपोर्ट करना है। वैक्यूल का काम होता है कि सेल के अंदर कुछ समय के लिए चीजों को रखना है, और वो क्या होती है, कोई काम की नहीं होती। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आप घर में चीजें दो तरह की रखते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने दाल रख रखी है या चावल रख रखे हैं जार में, तो वो काम के है ना। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें जिनको आपने बाहर फेंकना है, कूड़ा ही है, कुछ समय के लिए घर में रखते हैं फिर बाहर फेंकते हैं, या अभी उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, बाद में यूज पड़े तो उसको आप अलमारी में बंद करके रख देते हो। तो एनसीईआरटी कहती है कि वैक्यूल भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं जो प्लांट या एनिमल सेल के लिए अभी यूजफुल नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैक्यूल एंड वेसिकल, तो मेरे हिसाब से वेसिकल का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट। ईआर से निकला गोल्जी के पास, गोल्जी से निकला बाहर चला गया। वैक्यूल का काम होता है कि कुछ समय के लिए वो चीजें स्टोर करे जो प्लांट के काम की या एनिमल के काम की नहीं है। ठीक है, दोनों में मेम्ब्रेन होती है। हाँ, वेसिकल नॉर्मली छोटे साइज का होता है, वैक्यूल नॉर्मली बड़े साइज का होता है। तो यदि आपसे कोई कहे कि चलिए एक बार डिफरेंस हो जाए, किसमें डिफरेंस हो जाए, वेसिकल और वैक्यूल में, तो क्या हम डिफरेंस लिख सकते हैं? अब बताइए, क्या हम अब डिफरेंस लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा व्हाट इज वेसिकल। वेसिकल में मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंड है, हां है, पर वो छोटा है और उसका काम है ट्रांसपोर्ट, और ये कोई ऑर्गेनल नहीं होती, नॉट प्रॉपर ऑर्गेनल। ये कोई प्रॉपर ऑर्गेनल नहीं होती। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनल है, जैसे ईआर एक ऑर्गेनल है। वैक्यूल क्या होता है बेटा, वैक्यूल भी मेम्ब्रेन बाउंड है, ऐसा नहीं है, बट क्या होगा बेटा, वो थोड़ा सा लार्ज होता है। ठीक है, और वो स्टोर करता है सब्सटेंस जो यूजफुल नहीं है, नॉट यूजफुल फॉर सेल, उसको स्टोर करता है। और इसको हम एक ऑर्गेनल कंसीडर करते हैं, इसको मानते हैं कि एक प्रॉपर ऑर्गेनल है, क्योंकि इसका एक प्रॉपर फंक्शन बन रहा है। ये जो फंक्शन है ना ट्रांसपोर्ट, कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं है, ये तो क्या है, ट्रांजिएंट फंक्शन है। ट्रांजिएंट मतलब टेम्पररी फंक्शन है। समझ में आ रहा है? पहले बताओ जल्दी से, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैक्यूल वेसिकल? क्लियर? सिंगल मेम्ब्रेन दोनों में? यस यस भाई, इसका काम यहां से यहां लाना, बाहर चले जाना है, कोई परमानेंट फंक्शन नहीं, इसका एक परमानेंट फंक्शन है। अभिषेक कुमार पिटाई खाएगा तू बेटा, ये लिखना है। हाँ, लिखना क्यों नहीं है, ये लिखना है भाई, तुम्हें लिखना है। वैक्यूल पढ़ाने से पहले वेसिकल एंड वैक्यूल एक टॉपिक लिखो, फिर वैक्यूल पढ़ोगे। जल्दी करो। क्या लाइसोसोम एक ऑर्गेनल है? हाँ, क्योंकि लाइसोसोम में फिक्स टाइप के एंजाइम है। देख मेरी बात सुन, लाइसोसोम भी एक वेसिकल है, लेकिन लाइसोसोम में एक फिक्स टाइप के एंजाइम है जो सेल के अंदर डाइजेशन करते हैं, इसलिए उसे ऑर्गेनल का नाम दे दिया। मेरी बात समझ ध्यान से बेटा। तेरा घर में अभी जैसे मान ले, जब तुम छोटे थे तो तुम्हें घर के मेंबर का कोई अस्तित्व नहीं दिया जाता था, कोई भी एक कंटाप मारता था, भगा देता था। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम कोई काम करते होगे घर में कि भाई चलो दूध लाना है, और जैसे जैसे बड़े होते जाते हो तो तुम्हें घर के एक प्रॉपर सदस्य का रूप मिल जाता है। ऐसे ही कोई भी स्ट्रक्चर अगर सेल में कोई प्रॉपर काम करता है, उसका एक फंक्शन होता है, तो उसे एक ऑर्गेनल माना जाता है। टेम्पररी काम के लिए, थोड़ा बहुत कुछ काम के लिए उसे कोई ऑर्गेनल का दर्जा नहीं दिया जाएगा।
यस। तो लाइसोसोम को दर्जा दिया गया क्योंकि उस पे ऐसे एंजाइम हैं जो डाइजेशन करते हैं सेल के अंदर। टोनोप्लास्ट अभी कहां पढ़ा है बेटा, मैं तो वैक्यूल पढ़ा ही नहीं, अभी वैक्यूल पे आ रहा हूं, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी जल्दी फास्ट लिख, नोट कर, नोट कर, आगे चल रहे हैं बेटा। ऑर्गेनल कंसीडर नहीं किया जाता, लाइसोसोम को मत करने दे। तेरी एनसीईआरटी ने किया है क्या? प्लांट सेल एनिमल सेल में लिखा, आंसर लिखा है, तो हम माने क्या? मान ले, बिल्कुल मान ले। ठीक है, डन है, लिख लिया, पहले बताओ। चलो वैक्यूल पढ़ रहे हैं बेटा। अगर लिख लिया तो आगे चल रहे हैं, वैक्यूल डिटेल पढ़ा रहा हूं, फिर एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है? हाँ, ठीक है, चलो। लाइसोसोम आर एक्टिव एट एसिडिक पीएच, बेसिक पीएच, इंट्रासेलुलर, ए एंड बी, ठीक है, ठीक है, वेसिकल, मेम्ब्रेन बाउंड, स्मॉल, ट्रांसपोर्ट, नॉट प्रॉपर ऑर्गेनल, ठीक है, क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, आगे आ जाओ बेटा। सबसे पहले आप समझो ध्यान से, सबसे पहले वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, जो कहां मिलता है बेटा? जो कहां मिलता है? साइटोप्लाज्म में। पहला पॉइंट क्लियर है? अगर आप डायग्राम से देखो यहां पर, तो वैक्यूल क्या है? वैक्यूल मेम्ब्रेन का बना हुआ, मेम्ब्रेन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, प्रॉपर तरीके का मेम्ब्रेन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। यस, क्लियर है, मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर है, क्लियर है, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल बोलते हैं, क्लियर है। मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? बताओ बेटा, क्लियर है कि नहीं? ठीक। देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स मेल्ड सो मेनी टाइम। बेटा पहला डाउनलोड आ जाएगा, पहली चीज, ठीक है। दूसरा, पेडागोजी ऐप का एक्सेस नहीं है, मेल कर मिल जाएगा, ठीक है।
लाइसोसोम वर्सेस वैक्यूल, लाइसोसोम में एंजाइम होते हैं बेटा, वैक्यूल में एंजाइम नहीं होते। आगे आओ, ध्यान से क्या पढ़ा रहा हूं, फोकस कर। कुछ बच्चों को बेटा कभी खुश नहीं कर सकते ऐसे, प्लीज ध्यान दो। देख इधर, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म, उसे हम क्या बोल रहे हैं, वैक्यूल बोल रहे हैं। ध्यान से पढ़ो, सारा समझ में आएगा। अब सुनो ध्यान से, वैक्यूल का क्या काम होता है। वैक्यूल क्या स्टोर करता है बेटा, वो स्टोर करता है क्या, पानी। पानी पता है आपको, नॉर्मल पानी। उसके अलावा सैप। सैप किस बच्चे को पता है क्या होता है। अगर मैं पानी के साथ कुछ भी ऐड कर दूं, आयन ऐड कर दूं, शुगर ऐड कर दूं, क्लियर है ये, ठीक है, सही है, ठीक। तो वाटर, सैप, ये हो गया। उसके बाद हमने यहां पे लिख दिया, देखो वाटर हो गया, सैप हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा बेटा थोड़े से कुछ आयंस वगैरह होते हैं एंड अदर मटेरियल। ये चीजें वैक्यूल के अंदर स्टोर होती हैं। अब ये चीजें वो होती है जो सेल को रिक्वायर नहीं है ना। ये चीज समझ में आ रहा है। तो हम ये लिख रहे हैं कि हमारे पास मैनी सब्सटेंस, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सेल को रिक्वायर नहीं है, नॉट रिक्वायर बाय सेल। ये सेल को चाहिए ही नहीं, ये सेल को नहीं चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें स्टोर होती हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज वैक्यूल, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। क्या है उसके अंदर, बहुत सारी ऐसी चीजें जो सेल को नहीं चाहिए, हो सकता है वो बाहर फेंक दे या टेम्पररी स्टोर कर रहा है। उसके अंदर वो पानी हो सकता है, सैप हो सकता है। व्हाट इज सैप, भाई देखो नॉर्मल पानी पता है ये सबको, पानी के अंदर आप क्या मिला दो, कोई मतलब चीनी मिला दो, वो सैप हो जाएगा। सैप क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि वो प्लांट के अंदर है। तो प्लांट के अंदर ऐसा पानी जिसमें कुछ मिनरल्स, शुगर या कुछ मिला हो, उसे सैप बोलते हैं। अब मेरे पास क्या है बेटा, टाइप ऑफ वैक्यूल है। तो टाइप ऑफ वैक्यूल में सबसे पहला वैक्यूल वही होता है जिसे हम सैप वैक्यूल कहते हैं। दूसरा ऐसा वैक्यूल जिसका आकार बदल सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्लियर है बेटा। बच्चे प्लीज पढ़ो ना, सौम्य, सौरभ, दीप, यार पढ़ो तो सही। क्लियर है, हाँ। सैप वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल। क्या सारे सेल में सारे वैक्यूल होते हैं, नहीं। और एक होता है गैस वैक्यूल। ये प्रॉपर वैक्यूल नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल में होता ही है। इट इज नॉट प्रॉपर वैक्यूल। और ये कहां मिलता है बेटा, इट इज इंक्लूजन बॉडी। ये क्या था, इट इज इंक्लूजन बॉडी। ये हमारे पास इंक्लूजन बॉडी है, क्लियर है। ये हमारे पास क्या है, इंक्लूजन बॉडी। तो हमने यहां पर क्या कर दिया बेटा, ये हमारे पास गैस वैक्यूल है, ठीक। ये हमारे पास गैस वैक्यूल है, इट इज नॉट प्रॉपर वैक्यूल, इट इज इंक्लूजन बॉडी। ये क्या है, हमारे पास इंक्लूजन बॉडी है। और ये किस में मिलता है, फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। इसका मतलब तुम्हारे सिलेबस में 4 ऐसे शब्द हैं जो वैक्यूल के हैं, ये 3 मेरे पास यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। किस में मिलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। यस और नो, ये कहां पाए जाते हैं, फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। यस, ये वो है जो प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है। तो हमें ये 3 के बारे में पढ़ना है, सैप वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, इनके बारे में पढ़ना है। यस, बोलो, समझ में आ रहा है। तो वैक्यूल क्या है, मेम्ब्रेन का बना हुआ स्पेस है साइटोप्लाज्म में, है ना। ये कुछ ऐसी चीजों को स्टोर करता है जो नॉट रिक्वायर्ड बाय सेल है। पानी कर सकता है, सैप कर सकता है, आयंस कर सकता है, अदर मटेरियल स्टोर कर सकता है। फंक्शन के हिसाब से 3 तरह के वैक्यूल हमारे काम के हैं, सैप, कॉन्ट्रैक्टाइल, फूड। गैस वैक्यूल तुम्हारे सिलेबस में हमने प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा था, जो एक तरह की इंक्लूजन बॉडी है, प्रॉपर वैक्यूल नहीं है। कोई डाउट। जीतू आ रहा है, मैं फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, तेज बोल रहा हूं भाई। अगर तू इसे फास्ट बोलेगा तो बाकी टीचर को कहेगा 3 गुना फास्ट है। अगर ध्यान से सुनेगा नहीं तो कुछ आएगा नहीं। और पिछली क्लास रिवाइज करके बैठा कर बेटा, नहीं तो फंस जाएगा तू। नीट 2090 दे रहा होगा तू, लिख जल्दी से।
जल्दी कर बेटा। चले, ठीक है चलते हैं। चलो सबसे पहले सैप वैक्यूल बता रहा हूं। सैप वैक्यूल ध्यान से समझना, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, पहले समझो ध्यान से। ये क्या बना रखा है सर? ये अमीबा लग रहा है। नहीं, अमीबा नहीं है, ये एक प्लांट सेल है। सैप वैक्यूल समझा रहा हूं, ये एक प्लांट सेल है, ध्यान से सुनियो। प्लांट सेल है, सबसे बाहर उसकी क्या होती है? सेल वॉल। उसके बाहर मिडल लैमेला भी होती है, पर जब मैं सिंगल सेल बनाऊंगा तो मिडल लैमेला नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो 2 सेल में होती है। ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये मेरे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये मेरे पास वैक्यूल की मेम्ब्रेन है। ये क्या है? वैक्यूल की मेम्ब्रेन है। वैक्यूल की इस मेम्ब्रेन का नाम, जो प्लांट सेल में होती है, इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। ऐसा नाम क्यों रखा गया उसको भी समझेंगे। सबसे पहले तो समझो, ये सैप वैक्यूल है बेटा। ये क्या है? सैप वैक्यूल। इसके अंदर क्या भरा हुआ है सर? इसके अंदर पानी भरा हुआ है। पानी के साथ इसमें आयंस हैं। इसमें क्या है? पानी के साथ कुछ सॉल्ट है, ऐसे। पानी के साथ कुछ आयंस है, ऐसे ऐसे। इसको हम सैप वैक्यूल कह रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ शब्दों पे एक ध्यान देंगे। सैप का क्या मतलब है? सैप का मतलब होता है पानी प्लस आयंस हो सकता है या शुगर हो सकता है, इसमें से कुछ भी, उसको हम सैप कहते हैं। यह बात समझ में आ रहा है? उसको हम क्या कहते हैं? सैप। अब ये सैप वैक्यूल जो है, ध्यान से सुनना बेटा, सैप वैक्यूल जो है वो कहां प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स में। कहां प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसकी जो मेम्ब्रेन है, लाइक अदर मेम्ब्रेन, किसी भी दूसरी मेम्ब्रेन की तरह है, बट हैव स्पेशल रोल। एक स्पेशल रोल होता है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्या स्पेशल रोल होता है? टू पंप आयंस इनसाइड वैक्यूल। उस मेम्ब्रेन का नाम रखा जाता है टोनोप्लास्ट। मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर आप एक बार में समझोगे, बच्चे बहुत ध्यान से सुनोगे तो आ जाएगा समझ। मैं क्या बोल रहा हूं उसको समझ ध्यान से। मैं ये समझा रहा हूं तुझे कि प्लांट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में एक बहुत बड़ा वैक्यूल मिलता है, उसका नाम सैप वैक्यूल है। उसका नाम सैप क्यों रखा जाता है? क्योंकि पानी के साथ उसमें कुछ मिनरल्स, आयंस या शुगर कुछ पाया जाता है। इस वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम टोनोप्लास्ट रखा गया है। टोनो शब्द कहां से आता है बेटा? टोनो वर्ड का मतलब होता है टोनिसिटी। टोनिसिटी का मतलब होता है कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन। सॉल्ट की कंसंट्रेशन, यहां से आया है टोनो शब्द। समझ में आ रहा है? सॉल्ट कंसंट्रेशन से आया। इसका अर्थ यह हुआ कि इसकी मेम्ब्रेन पर कुछ चैनल और पंप दोनों होते हैं। मैं मेम्ब्रेन बना रहा हूं इसकी। इसकी ये जो टोनोप्लास्ट है ना, ये टोनोप्लास्ट,
इस टोनोप्लास्ट पर हमारे पास कुछ चैनल्स होते हैं और कुछ पंप होते हैं। यस, कुछ चैनल्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, पंप्स होते हैं। यहां तक समझ पा रहे हो? बोलो। ठीक है, तो हमारे पास ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, लाइक अदर मेम्ब्रेन बट हैव स्पेशल रोल, यस, टू पंप आयंस इनसाइड वैक्यूल। मेरी बात समझो ध्यान से। मुझे क्या करना है, ये जो सोडियम है, इस सोडियम को अंदर पंप करना है। मेरे पास पोटेशियम है, उसको अंदर पंप करना है। मेरे पास और भी चीजें, मैं रिपीट करूंगा, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा। हम क्या रिपीट कर रहे हैं, जो मैं बोलूंगा एक बार बहुत ध्यान से सुनना। हमारे पास क्या होता है बेटा, बेटा प्लांट सेल जो होता है ना, प्लांट सेल के अंदर बड़े साइज का वैक्यूल मिलता है। उस वैक्यूल का नाम होता है सैप वैक्यूल। सैप वैक्यूल के अंदर जो भरा होता है वो पानी के साथ आयंस होते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि सैप वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम टोनोप्लास्ट है और उस पर चैनल और पंप होते हैं। पंप की मदद से आयंस को अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ले आते हैं। यस, तो हम लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पंप, विद द हेल्प ऑफ पंप क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ पंप आयंस को क्या करेंगे, मूव करते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मेरी बात समझ में आ रही है? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब मुझे यह बताओ कि किसमें आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, वैक्यूल में कि साइटोप्लाज्म में? किसमें आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? तो हम यहां पर क्लियरली लिख रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ आयंस आर ग्रेटर इन वैक्यूल। किसमें ज्यादा है, वैक्यूल में ज्यादा। मैं रिपीट करूंगा फिर से, देखो बेटा, ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, इसका नाम टोनोप्लास्ट है। इस पर ये चैनल और पंप बने हुए हैं। चैनल तो पैसिव मूव कराते हैं, पर पंप आयंस को एक्टिवली यहां इकट्ठा कर देंगे। जब यहां आयंस ज्यादा हो जाएंगे तो यहां कम हो जाएंगे। अब मुझे बताना ध्यान से कि वैक्यूल हाइपरटोनिक होगा या हाइपोटोनिक होगा? वैक्यूल में ज्यादा आयन है तो वो हाइपर होगा या हाइपोटोनिक होगा? साइटोप्लाज्म में कम आयन है, ये होगा हाइपोटोनिक और ये होगा हाइपरटोनिक। डन है? पानी कहां से कहां मूव करेगा, ये कौन बताएगा? ये क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ, जो लिखा है वो समझ में आ रहा है? पानी की डायरेक्शन बताओ, पानी कहां मूव करता है यार? अगर आपको ये नहीं आता, बहुत खराब सिचुएशन है। वाटर मूव फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू वैक्यूल। अगर मेरी बात समझ, जैसे आपको शायद ये पता ही नहीं है सैप वैक्यूल काम क्या करता है। मान लो पूरी एनसीईआरटी में ये तो लिखा ही नहीं उसने सैप वैक्यूल क्या काम करता है। उसने क्या बताया, सुनो। प्लांट सेल है, उसके अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल है, और वो बड़ा वैक्यूल क्या करता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है कितना, अप टू 90%। अप टू 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। अप टू का मतलब मैक्सिमम इतना ऑक्यूपाई करता है 90% के आसपास।
सवाल ये काम क्या करता है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो ये बॉटल है मेरे पास, इस बॉटल की जो ये दीवार है ये बहुत सॉफ्ट है, इसके अंदर मैं एक बैलून डाल दूं जो जिसमें पानी पूरा फूल के भरा हो, तो क्या इसको सपोर्ट मिलेगा अंदर से? हाँ मिलेगा। सेम काम वैक्यूल करता है। वैक्यूल अपने अंदर नमक, सॉल्ट, आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, इससे पानी उसके अंदर जाता है, जिससे वो प्लांट सेल की शेप मेंटेन करने में मदद करता है। समझ आया? बेटा अंशुल चौहान क्यों पढ़ रहा है बच्चे? अगर तूने वाला याद लेक्चर नहीं देखा, पिटाई करने वाली काम है। मेम्ब्रेन वाले टॉपिक में बताया था, हमेशा पानी वहां मूव करता है जहां नमक ज्यादा हो, नमक ज्यादा हो पानी वहां मूव करता है। यस और नो? बता। खीरा है, खीरे को नॉर्मल पानी में रख दे और नमक के सॉल्यूशन में रख दे, किस में सिकुड़ जाएगा? नमक के सॉल्यूशन में। पानी उसमें से निकल आएगा नमक की तरफ। तो तुझे क्या समझना है? तुझे समझना है कि सैप वैक्यूल के अंदर आयंस एक्टिवली लाए जाते हैं। एक्टिवली मतलब एटीपी खर्च करके लाए जाते हैं ताकि उसके अंदर पानी भर सके और वो फूला रहे, उससे सेल के अंदर शेप बनी रहेगी उसकी। यस बेटा, अगर मैं कह रहा हूं व्हाट इज फंक्शन ऑफ सैप वैक्यूल, फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? शेप मेंटेन करना, मेंटेन टर्जिडिटी। शेप को कहते हैं टर्जिडिटी। टर्जिडिटी मतलब सेल फूला रहेगा। हो गया? जल्दी बताओ। ठीक है, डन है। डन है बेटा, कर लो। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, नेक्स्ट कर। बेटा सैप वैक्यूल प्लांट में मिलता है, एनिमल सेल में नहीं मिलता। सैप वैक्यूल प्लांट में मिलता है, बोला ना आपको। इसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि उस पर वो लगे हुए हैं पंप। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। ये मैंने युगलिना बना दिया है, युगलिना। ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल लिख लिया है किसी ने? कोई लिख रहा है? लिख तो नहीं रहा कोई? बेटा आप सब सोए सोए क्यों लग रहे हैं? क्योंकि नलायक टाइप से सुन नहीं रहे ध्यान से मेरी बातें। लिख लिया? नहीं, एक बार लिख लो, मैं टाइम दे रहा हूं, जल्दी कर लो। सूरज कुमार 3 दिन पहले लिया है बेटा, लेक्चर देख के मैनेज होगा, जल्दी कर उसे, है ना? जल्दी कोशिश कर खत्म करने की बैकलॉग। टाइम दे, अभी स्लो है तो हो जाएगा। ठीक है। ये देख लो बेटा, वैक्यूल है और ये सैप वैक्यूल है। ठीक है, क्लियर? हाँ, ये वैक्यूल है और ये सैप वैक्यूल है।
ठीक है, अब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल समझ लो क्या होता है। तुम्हारे लिए कॉन्ट्रेक्टाइल शब्द का क्या मतलब बनता है? शेप कैन चेंज, साइज कैन चेंज, शेप नहीं साइज, साइज कैन चेंज। मैं कुछ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म के नाम लिख रहा हूं। देखो, फ्रेश वाटर का मतलब होता है नदी का पानी, तालाब का पानी। फ्रेश वाटर में अमीबा मिल सकता है और युगलीना मिल सकता है। अब ध्यान से सुनना, इनके साइटोप्लाज्म में सॉल्यूट होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ। सॉल्यूट होगा, तो इसका मतलब ये खुद से हाइपरटोनिक होंगे, ये सोच पा रहे हो? भाई अमीबा और युगलीना जो है उनके साइटोप्लाज्म में नमक, सॉल्यूट, शुगर कुछ तो होगा। अगर कुछ भी होगा तो वो हाइपरटोनिक होंगे, क्योंकि वो रह किस में रहे हैं? फ्रेश पानी में, फ्रेश वाटर में, ताजे पानी में। तो इनको प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ेगी? प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ेगी? आउटसाइड क्या है? फ्रेश वाटर है, ताजा पानी है, और वो फिर कैसा होगा? हाइपोटोनिक होगा। हाइपो मतलब वहां नमक वगैरह बिल्कुल नहीं है। तो उनको क्या होगा? वाटर एंटर करेगा, वाटर उनमें एंटर कर जाएगा, एंटर इनटू सेल। अब क्या हुआ कि भाई ये हाइपरटोनिक है और ये फ्रेश वाटर में, इनके अंदर लगातार पानी घुसे जा रहा है, पानी इसके अंदर आए जा रहा है। अब ये पानी को कैसे बाहर फेंकेंगे वो समझना हमें। हमारे पास क्या होता है बेटा, ये एक वैक्यूल है, ठीक है, इसके चारों तरफ छोटे छोटे ऐसे वैक्यूल होते हैं। ये जो पानी घुसा वो पहले छोटे वैक्यूल में चला जाता है, बड़ा वाला वैक्यूल इतना ही रहता है, पर छोटे वाले वैक्यूल में पानी जाने से वो बड़े हो जाते हैं। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? सेंटर वाला वैक्यूल जो है वो उतना ही रहता है, यस। और पर बाकी वाले वैक्यूल जो हैं वो थोड़े से क्या हो जाते हैं बेटा? वो थोड़े से क्या हो जाते हैं? हमारे पास बड़े हो जाते हैं। ये समझ पा रहे हो कि नहीं? यस। अब क्या होता है, छोटे वाले वैक्यूल, इनकी बात कर रहा हूं, ये अपना सारा पानी बीच में इस वैक्यूल को दे देते हैं। अब ये बीच वाला वैक्यूल काफी बड़ा हो जाता है और साइड वाले फिर वापसी छोटे हो जाते हैं। अब ये बड़ा वाला वैक्यूल पानी को बाहर फेंक देता है। मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो आपके रूम में पानी भर गया, आपने क्या किया, आपके पास एक बड़ी बाल्टी है, फिर साइड में छोटी छोटी बाल्टी है, आपने छोटी छोटी बाल्टी से बड़ी बाल्टी में पानी भर लिया, सही है, यस, और फिर बड़ी बाल्टी से बाहर फेंक दिया। अब इन वैक्यूल को कॉन्ट्रेक्टाइल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको दिख रहा है इनका साइज चेंज हो रहा है। अब अगर इनका रोल मैं बात करूं तो रोल क्या हुआ इसका? रोल क्या हुआ? रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर। इसको आप एक्सक्रीशन से रिलेट कर सकते हो, यस, ठीक है। किडनी तुम्हारा क्या काम करती है मुझे बताना? किडनी दो काम करती है, एक वेस्ट बाहर फेंकती है, उसे कहते हैं एक्सक्रीशन, वेस्ट बाहर फेंकती है। उसके अलावा तुम्हारे ब्लड के अंदर नमक की सबकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहे, उसे कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। पानी बाहर फेंकने से हमारे पास क्या होगा? पानी बाहर फेंकने से आयंस की कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगी, नहीं तो डाइल्यूट हो जाएगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये ग्लास है, इस ग्लास में इतना पानी है, इतना पानी है, मेरी बात सुन, और उसमें नमक है। अगर मैं पानी बढ़ा दूंगा तो डाइल्यूट हो गया ना। अगर पानी वापसी कम करूंगा तो वही कंसंट्रेशन आ जाएगी जो पहले थी। तो इस नमक की कंसंट्रेशन मेंटेन करने को क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये क्या करता है बेटा? एक्सक्रीशन करता है और ऑस्मो रेगुलेशन करता है। यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। तो ये कहां मिलते हैं? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किन ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं? युगलीना और अमीबा में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये कहां पाए जाते हैं? ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में होने से इनका साइटोप्लाज्म क्या? हाइपरटोनिक। फ्रेश वाटर कैसा? हाइपोटोनिक। इनको प्रॉब्लम क्या होती है? पानी इसमें घुस जाता है। ये क्या करते हैं? एक्सेस वाटर को निकालते हैं, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ऑस्मो रेगुलेशन लिखा है बेटा मैंने, ध्यान से पढ़, ऑस्मो रेगुलेशन लिखा है, आ रहा है, सही है।
इसके अलावा हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है फूड वैक्यूल, जो तीसरा वैक्यूल है, याद करो। फूड वैक्यूल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अभी थोड़ी देर पहले, याद है नहीं? या पहले भी डिस्कस किया था एंडोसाइटोसिस। ये देखो बेटा, हमारे पास क्या होता है, अमीबा। अमीबा क्या करता है, एनगल्फ। एनगल्फ को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। फूड मटेरियल, यस। तो अमीबा क्या करता है, एनगल्फ करता है, निगलता है। क्या निगलता है बेटा, फूड पार्टिकल्स को निगल, फूड मटेरियल को निगल लेता है, इनगल्फ कर लेता है, फूड मटेरियल को निगल लेता है, फूड वैक्यूल कहते हैं, है ना। तो हमने यहां पर क्या लिखा है बेटा, कि अमीबा जो है वो निगल लेता है, एंडोसाइटोसिस करता है किसको, फूड मटेरियल को। फूड मटेरियल को निगल जाता है, यस। फूड मटेरियल को क्या करता है, निगल जाता है। कौन ऐसा करता है, अमीबा करता है, यस, अमीबा करता है। क्लियर है कि नहीं बताओ। तो अमीबा क्या करता है बेटा, निगल जाता है किसको, फूड मटेरियल को निगल जाता है अमीबा। उसको हम कहते हैं एनगल्फ कर गया, एंडोसाइटोसिस कर गया किसको, फूड मटेरियल को। कौन कर गया, अमीबा कर गया। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, ये देख बेटा, ये अमीबा है, ये इसका सूडोपोडिया है। ध्यान से देखियो, ये अमीबा का न्यूक्लियस है, ये इसका सूडोपोडिया है। क्या है, सूडोपोडिया। ये फूड पार्टिकल है, यहां अंदर आ गया, और यहां पर ये बन गया फूड वैक्यूल। ठीक है, फूड वैक्यूल। क्लियर है, ठीक। सही है, क्लियर। तो फूड वैक्यूल कब बनता है, जब कोई चीज निगलता है या एंडोसाइटोसिस होती है। तो देख बेटा, हमने तीन वैक्यूल पढ़े हैं, कौन कौन सा पढ़ा है। सबसे पहले क्या पढ़ा है बेटा, सबसे पहले सैफ वैक्यूल पढ़ा है। फिर क्या पढ़ा है हमने, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पढ़ा है। फिर क्या पढ़ा है हमने, फूड वैक्यूल पढ़ा है। नोट करो जल्दी से, ये वाला राइबोसोम पढ़ेंगे, जल्दी करो बेटा, फास्ट। बेटा नींद आ रही है, भूख लग रही है, ये तो परेशानी तेरे साथ परमानेंट है ना, इसका मैं कुछ कर थोड़ी सकता हूं। हो गया बेटा, लिख लिया।
ठीक है, आगे बढ़े बेटा, चलो आओ, मैं एक बार एनसीईआरटी पढ़ता हूं, ध्यान से देख, तुझे एक बार में समझ में आ जाएगा सारा। देख, तू बताइए कौन सी लाइन हमने नहीं पढ़ी। वैक्यूल कैसा है? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है। कहां पर है? साइटोप्लाज्म में। उसमें क्या क्या है? पानी है, सैप है, कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकते हैं और अदर मटेरियल हो सकता है जो यूजफुल नहीं है सेल के लिए शायद। द वैक्यूल इज बाउंड बाई कितनी मेम्ब्रेन है? सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन मतलब जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वैसी, और टोनोप्लास्ट बोल सकते हैं, पर ये प्लांट के लिए यूज करते हैं टोनोप्लास्ट। प्लांट सेल्स द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू मतलब मैक्सिमम 90% वॉल्यूम तक ला सकते हैं हम उसे। इन प्लांट टोनोप्लास्ट क्या करती है? ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस, मतलब वो आयंस को अंदर लाती है। अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब पंप होता है वहां पर, तभी अगेंस्ट आएगा। अगेंस्ट ग्रेडियंट किसके अंदर? वैक्यूल के अंदर। इसी वजह से कंसंट्रेशन किसकी? कंसंट्रेशन किसकी? आयंस की सिग्निफिकेंटली हाई होती है किसमें? वैक्यूल में। किसके कंपैरिजन में? साइटोप्लाज्म। मैंने बोला ना कि वैक्यूल हाइपरटोनिक होता है, यस और नो, ये बता पहले बस, ये याद आई बात? यस। अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल लिखा है, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बेटा अमीबा में भी होगा, यूग्लिना में भी होगा। तो अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल लिखा है, क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करता है। उसके अलावा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में अमीबा आता है। फूड वैक्यूल होते हैं, यस, जो इनगल्फ से बनते हैं। इनगल्फ मतलब व्हाट इज इनगल्फिंग? एंडोसाइटोसिस। बेटा पैरामीशियम तेरा फ्रेश वाटर है, ये चेक कर ले, अगर है तो मिलेगा। फ्रेश वाटर में एनगल्फिंग को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट। यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बताओ। यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं। बेटा राइबोसोम पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है, राइबोसोम पढ़ लेते हैं, अच्छा है टॉपिक। सुन लो ध्यान से, राइबोसोम क्या है, मेरी बात सुनना ध्यान से। राइबोसोम पहले समझ लो, आपने पहले पढ़ा हुआ है थोड़ा सा राइबोसोम के बारे में। देखो क्या है, मेरे पास ये सेल है, सेल के अंदर 1953 में पैलेड ने ऐसा देखा था, जैसे दानेदार होता है ना, ग्रेनुलर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऐसे दाने जैसे स्ट्रक्चर दिखे थे। और ये किसने देखे थे? पैलेड ने देखे थे, ऐसे दाने जैसे। तो किसने डिस्कवर किया था? 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो चुका था। पैलेड ने क्या ऑब्जर्व किया? पैलेड ऑब्जर्व्ड, क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व्ड ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। ग्रेनुलर समझ में आ रहा? दानेदार ग्रेनुलर स्ट्रक्चर किसके अंदर? बताओ बेटा, साइटोप्लाज्म में। स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म, और किसकी मदद से? बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया? जॉर्ज पैलेट नाम है उसका। तो उन्होंने क्या यूज किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज किया था। मतलब इस तरीके का दानेदार स्ट्रक्चर दिख रहा था, ग्रेनुलर। तो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, वो जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो दानेदार स्ट्रक्चर जो हमारे पास है उसको राइबोसोम कहते हैं। अब ये कौन से माइक्रोस्कोप में दिखा, ये तो आपको पता चल गया। भैया किस में दिखा? विजिबल किस में हुआ? बताओ, ये विजिबल किस में हुआ? बताओ मुझे। ये सिर्फ विजिबल है किस में? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। किस में विजिबल है बेटा?
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में विजिबल है। कौन विजिबल है? राइबोसोम। मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम जॉर्ज पैलेट था। उन्होंने 1953 में दानेदार कुछ स्ट्रक्चर, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया सेल के अंदर, उसे उन्होंने नाम दिया राइबोसोम। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए क्या राइबोसोम की मेम्ब्रेन होती है? नहीं, विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। ये क्या होते हैं? विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। यस, विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, एक ऐसी ऑर्गेनल है जो विदाउट मेम्ब्रेन है। दूसरी चीज, ये प्रेजेंट होती है सभी तरह के सेल में, प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल। ऑल टाइप ऑफ सेल यहां पर बोलने का मतलब है कि प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इसकी टाइप बताओ। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, इधर देखो, मेरी तरफ एक डायग्राम देखो। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, मेरी तरफ देखना ध्यान से, कोई कुछ लिखे ना। ये मेरे पास प्रोकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। मेरे पास ये यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल का ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। मेरी बात समझना, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये कौन सा सेल है? ये यूकैरियोटिक सेल है। बहुत ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें समझ में आएगी। ये इसका हो सकता है न्यूक्लियस हो, ये न्यूक्लियस है। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं बेटा, मैंने यहां पर एक राइबोसोम बना दिए। ये राइबोसोम साइटोप्लाज्म में कहां पर है? ये राइबोसोम कहां पर है? ये राइबोसोम कहां पर है? साइटोप्लाज्म में। और ये राइबोसोम 70S है, कहां प्रेजेंट है? सर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। किस प्रकार के सेल में? सर प्रोकैरियोटिक सेल में। किस में मिल रहा है ये? सर ये प्रोकैरियोटिक सेल में मिल रहा है। ये मेरे पास क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। मैं जो बात बोलूंगा वो अभी समझ में आ जाएगी 1 मिनट में। यहां भी राइबोसोम है, यहां भी राइबोसोम है, और एक राइबोसोम यहां है, एक राइबोसोम यहां है। तो ये जगह क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। तो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में 80S मिलता है, उसकी जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें और माइटोकॉन्ड्रिया में 70S मिलता है। समझ लो ध्यान से मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि राइबोसोम साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में 70S, यूकैरियोट में 80S। अगर पूछा जाए क्या यूकैरियोटिक सेल में 70S मिलता है? हां, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो अगर आपको मैं एक क्वेश्चन दूं, देखिए कितने बच्चे क्वेश्चन कर पाते हैं। 70S राइबोसोम एब्सेंट इन ए अमीबा, बी ईस्ट, सी आरबीसी, डी ऑल। बताएं क्या आंसर आएगा? बताओ जल्दी। बेटा 70S राइबोसोम अगर मैं पूछूं क्या अमीबा में मिलेगा? हां मिलेगा, उसके माइटोकॉन्ड्रिया में। ईस्ट में मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, वहां नहीं मिलेगा। ऑल आंसर नहीं आ सकता, आंसर इसका सी आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में मिलता है, यूकैरियोट की ऑर्गेनल में मिलता है। समझ आया? हाँ, अमीबा यूकैरियोटिक है, अमीबा और ईस्ट ये दोनों यूकैरियोटिक हैं। तो इसमें 70S राइबोसोम कहां मिल सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिल सकता है। क्या ये दोनों फोटोसिंथेसिस करते? नहीं। अगर फोटोसिंथेसिस कर रहे होते तो कहां मिल जाता? उसके क्लोरोप्लास्ट में मिल जाता। इसीलिए मैंने जो ये टॉपिक लिखा है ना आपके लिए टाइप, तो टाइप में मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो टाइप है किसके हिसाब से? ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के हिसाब से।
हमारे पास दो तरह के होते हैं, 70s और 80s। दूसरी टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ए साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, साइटोप्लाज्म में मिलने वाले 70s और 80s, ये दोनों साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। ये कहां, किसके साइटोप्लाज्म में? बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में। याद करो, माइकोप्लाज्मा के साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा। और ये किसमें? यूकैरियोटिक के। यूकैरियोटिक सेल कौन सा होता है? यूकैरियोटिक सेल कौन सा होता है, बता जल्दी से बेटा, उसके साइटोप्लाज्म में। यस, पहली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, दूसरी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। उसके अलावा ये कहां मिल सकते हैं? ऑर्गेनल में। कौन सी ऑर्गेनल में? सर, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। और वहां कौन से मिलेंगे? 70s। यहां तक समझ में आया? पहले ये बताओ, यहां तक समझ में आया कि नहीं? यहां तक समझ में आया? भाई देख, साइज के हिसाब से 70s छोटा होता है, 80s बड़ा होता है। 70s कहां मिलता है? प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में। 80s कहां मिलता है? यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा ऑर्गेनल में मिलते हैं, हाँ, 70s। बेटा टाइम ना पास करो। ईस्ट में 70s कैसे हो सकता है? ईस्ट प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है? सर यूकैरियोट है, तो क्या उसमें वो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया? यहां होता है। कर लो बेटा जल्दी से। हो गया? जल्दी बताओ। हो गया? अब मैं आपसे कह रहा हूं, देखो, ईच टाइप ऑफ राइबोसोम, उसमें दो सब यूनिट है। ए लार्ज, बी स्मॉल। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मेरी तरफ देखना सारे बच्चे। मेरे हाथ में ये फोन है, एक तो आईफोन, बेटा मैं 2016 से यूज कर रहा हूं, है ना? हाँ, आईफोन है और हाथ में ही मार्कर है। कौन भारी है? फोन भारी है, ठीक है। कैसे पता चला? वजन से। कैसे नापते हैं? ग्राम में, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? अब क्या है कि कोई भी चीज का साइज और डेंसिटी नापने का एक इनडायरेक्ट मेथड भी होता है। अगर मैं किसी चीज की सेंट्रीफ्यूगेशन करूं, सेंट्रीफ्यूगेशन समझ में आता है? एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम ट्यूब को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, ट्यूब को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, तो जो चीज हैवी होगी वो जल्दी नीचे बैठेगी, जो हल्की होगी वो धीरे धीरे बैठेगी। ये बात समझ में आ रही है? मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जैसे राइबोसोम के सामने ये जो हम एस लिख रहे हैं, ये क्या है? कि किसी प्रकार की यूनिट है क्या? हाँ, यूनिट है। साइज, मास नापने की यूनिट जैसे ग्राम होती है, वो डायरेक्ट मेजर है। लेकिन अगर मैं किसी का साइज और डेंसिटी इनडायरेक्ट तरीके से नापता हूं, वो एक यूनिट को स्वैडबर्ग कांस्टेंट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्वैडबर्ग कांस्टेंट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। ये होता क्या है? ये इनडायरेक्ट मेथड है। क्या है बेटा? ये इनडायरेक्ट मेथड है। किसका? टू मेजर साइज एंड डेंसिटी। इनडायरेक्टली अगर मैं साइज और डेंसिटी मेजर करता हूं, किसकी? राइबोसोम की। राइबोसोम की साइज और डेंसिटी इनडायरेक्ट तरीके से मेजर करता हूं, उसकी यूनिट को हम एस कह रहे हैं। जैसे जो हम ये यस एस नहीं लिख रहे बेटा, ये जो हम एस लिख रहे हैं वो क्या है? आप समझो ध्यान से, वो क्या चीज है ये हमें पता होना चाहिए। तो जो हम एस लिख रहे हैं वो क्या है बेटा? वो हमें पता होना चाहिए। सही है, वो हमें पता होना चाहिए।
तो वो हम क्या लिख रहे हैं बेटा, जो हम एस लिख रहे हैं, एस हम क्या लिख रहे हैं, ये एस, एस क्या है, स्वैडबर्ग्स कांस्टेंट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ये क्या होता है, इनडायरेक्ट तरीके से अगर किसी का मैं साइज और डेंसिटी नापूं, डायरेक्ट कैसे नापेगा, वेट करके, इनडायरेक्टली नापूं, उसे हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। यस यस, ठीक है, एक बार नोट करिए, आगे चलेंगे, थोड़ा सा और बताना है मुझे, बस 5 मिनट और दीजिए बस। सर ज्यादा हो गया, कल हमारा टेस्ट है बेटा, वो फिर पिटाई खाएगा तो। हो गया, एक ही बात है बेटा, स्वैडबर्ग कांस्टेंट उस कांस्टेंट का नाम है वैज्ञानिक के नाम पे, और वो कैसे काम करता है, नीचे बैठता है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, एक ही बात है। ठीक है, नोट कर लिस, हाँ देख लो, ये वाला लिख लिया नहीं लिख लिया पहले बताओ, ये वाला लिख लिया तो मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता रहा हूं। ये कह रहा सर ट्यूसडे को मिलते हैं, अच्छा भाई पिटाई खाबो, हाँ इधर देख, इधर देख, मेरी तरफ देख, ये कंप्लीट राइबोसोम है, इसकी 2 सब यूनिट है, ये वाली बड़ी है, ये छोटी है, समझ ध्यान से, एक कंप्लीट राइबोसोम की 2 सब यूनिट है, ये बड़ी है ये छोटी है, ये भी आरआरएनए प्रोटीन का बनता है, ये भी आरआर, जैसे मान लो ये पेन किसका बना है सर, प्लास्टिक है, थोड़ा सा इसमें मेटल भी है ना जिससे लिख रहे हैं, ऐसे ही क्या है, राइबोसोम की सब यूनिट किसकी बनी, देख मेरी बात सुन, ये कंप्लीट राइबोसोम है, पेन मान ले कंप्लीट राइबोसोम है, इसके 2 हिस्से हैं, ये क्या हो गई, सब यूनिट हो गई, तो ये सब यूनिट बनी किस चीज की है, इस पर हम लोग फोकस करेंगे, हम किस चीज की बनी है, देख हमारे पास बेटा, हमारे पास ये 70S राइबोसोम है, ये कौन सा राइबोसोम है, 70S राइबोसोम है, यस, इसमें जो लार्ज सब यूनिट है, समझ इस बात को बेटा, इसमें जो लार्ज सब यूनिट है हमारे पास, ध्यान देंगे, इसमें लार्ज सब यूनिट वो 50S है, स्मॉल सब यूनिट सर ये अजीब नहीं है, ऐड होना चाहिए था, 80 आना चाहिए था, नहीं बेटा, ओवरलैपिंग होता, ओवरलैपिंग मतलब कुछ हिस्सा ओवरलैप होता है, तो ये वाली हमारे पास क्या हो गई, स्मॉल, यस, और ये वाली क्या हो गई, लार्ज, ठीक है, यस। अब मैंने क्या बोला था आपको कि स्मॉल सब यूनिट में भी आरआरएनए और साथ में प्रोटीन होंगी, लार्ज वाले में भी क्या होंगे, आरआरएनए होंगे और साथ में क्या होगी, प्रोटीन होगी, यस। अब ऐसे ही ये कौन सा राइबोसोम है सर, ये 80S राइबोसोम है, तो 80S राइबोसोम में भी क्या है बेटा मेरे पास, समझ इस बात को, 80S राइबोसोम में भी मेरे पास क्या है, देख इसे, ये वाली स्मॉल सब यूनिट है और ये वाली लार्ज है, यस, ये वाली क्या है सर, स्मॉल सब यूनिट है, यस, और ये वाली क्या है सर, लार्ज सब यूनिट है, अरे हां या ना, तो ये भी किस चीज का बना हुआ है सर, ये भी बना है आरआरएनए का और प्रोटीन का, मेरी बात ध्यान से देखियो, ये भी किसका बना है, आरआरएनए का और प्रोटीन का। अब यहां पर जो मैं बात बताऊंगा वो इस चैप्टर की नहीं है, वो है क्लास 12th में जो चैप्टर है उसको लेकर थोड़ी सी बात है,
ज्यादा बड़ी बात है। आपको ये याद रखना है कि 70S राइबोसोम में छोटी और बड़ी सब यूनिट है। छोटी में भी RRNA प्रोटीन है, इसमें भी RRNA प्रोटीन है, पर ये RRNA अलग अलग टाइप के होते हैं। कैसे टाइप का मतलब, यहां पर जो है वो 16S का है, 16S का RRNA है। ये S क्या है, साइज, मतलब 16 साइज का RRNA। भाई जूते होते हैं ना 9 नंबर 10 नंबर, ऐसे साइज है मान ले। इसमें जो RRNA है, एक है 23S एंड 5S, ये 2 साइज के RRNA है लार्ज वाली में। इस वाली में क्या कहानी है बेटा, इस वाली में 18S का RRNA, किसमें, स्मॉल सब यूनिट में। लार्ज वाली में कौन सा RRNA है, 3 है, एक है 5S, एक है 5.8S और एक है 28S। ये S क्या, यूनिट। मैं रिपीट, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूं भाई। 16S RRNA इसकी छोटी सब यूनिट में, इसकी बड़ी सब यूनिट में 23 और 5S होता है। यस, इसकी 18S RRNA इसमें है, छोटे वाले में एक ही तरह का है। इसमें 3 तरह के हैं, 1 2 3, 5S 5.8S है ना, 5S 5.8S 28S। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या लिखा बेटा, हमने यहां पर लिखा नोट में, स्मॉल सब यूनिट वन टाइप ऑफ RRNA विच इज 16S। यहां सिर्फ इसके लिए लिख दिया, बाकी यहां आप लिख सकते हो। समझ में आया, ये समझ में आया। यहां तक क्लियर है, जल्दी बताओ। यहीं तक रोकेंगे इसे। एक लास्ट नोट लिखूंगा बेटा, एनसीईआरटी ने क्लास 12th का एक टॉपिक दे रखा है, उसमें बोला हुआ है कि जो इसमें प्रोटीन है और इसकी टोटल प्रोटीन, टोटल 80 टाइप की प्रोटीन है, 80 टाइप की प्रोटीन है। टेस्ट का सिलेबस जो जहां तक पढ़ा दिया वहीं तक आएगा, ये यहीं तक आएगा बेटा टेस्ट का सिलेबस। ठीक है, डन है, यस ठीक है। तो मेरे ख्याल से शायद मंडे को ऑफ है, तो ईद मुबारक आप लोगों को। और जो बच्चे ईद नहीं सेलिब्रेट कर रहे होंगे तो कृपया करके पढ़ाई कर लेना, और जो कर भी रहे होंगे, संडे को नहीं सेलिब्रेट कर रहे होंगे आप, मंडे करेंगे, तो उस हिसाब से अपना करना। ठीक है बेटा, थैंक यू। ठीक है, यस, चलो एंड करते हैं बेटा, बाय। डोपा मिलेगा, यस दे देंगे।